नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। स्वागत है आपका पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की हालिया दुबई यात्रा को सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मिशन जैसा कुछ कहा है। प्रेस विज्ञप्तियों में चमचमाते शब्दों से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि यह यात्रा मध्य प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देगी। लेकिन क्या सच में यह दौरा ठोस औद्योगिक निवेश का रास्ता खोलेगा, या फिर यह भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इन्वेस्टर समिट जैसे इवेंट मैनेजमेंट का ही एक और उदाहरण बनेगा? दुबई दुनिया की व्यावसायिक राजधानियों में से एक है, लेकिन वहां के निवेशकों का मुख्य फोकस स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और ग्लोबल फंडिंग मॉडल पर होता है। वे स्थायी उत्पादन इकाइयों की स्थापना में संभवतः कम रुचि रखते हैं, खासकर किसी एक भारतीय राज्य में। ऐसे में सवाल उठता है, क्या दुबई से मध्य प्रदेश को वास्तविक उत्पादन आधारित और रोजगार सृजन करने वाले निवेश की अपेक्षा करना व्यवहारिक है? स्थायी और अस्थायी निवेश में अंतर, इसको समझना होगा। निवेश को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है: उत्पादन आधारित निवेश यानी सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, दूसरा अस्थायी या सेवा आधारित निवेश, स्पेक्युलेटिव या सर्विस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। मान लीजिए, एक बड़ी कंपनी जैसे अल्ट्राटेक या एसीसी सीमेंट मध्य प्रदेश में 2000 या 3000 करोड़ की लागत से कोई सीमेंट प्लांट स्थापित करती है। तो यह न केवल निर्माण के दौरान हजारों श्रमिकों को अस्थायी रोजगार देगा, बल्कि लंबे समय तक प्रत्यक्ष यानी इंजीनियर, टेक्नीशियन, मैनेजमेंट आदि, और अप्रत्यक्ष जिसमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, होटलिंग आदि हैं, उनमें रोजगार का सृजन करेगा। प्लांट से जो उत्पाद निकलेगा उसकी बिक्री होगी, सरकार को जीएसटी मिलेगा, जमीन उपयोग का शुल्क मिलेगा और इनकम टैक्स भी। यह निवेश अर्थव्यवस्था की रफ्तार को स्थायी रूप से बढ़ा सकता है। अब कल्पना कीजिए कि कोई रियल एस्टेट ग्रुप, मान लीजिए इंदौर में, 1000 करोड़ का आवासीय प्रोजेक्ट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है। इसमें वह जमीन की खरीद करेगा, जिससे शासन को रजिस्ट्रेशन टैक्स, भवन निर्माण सामग्री पे जीएसटी और बिक्री के समय स्टाम्प ड्यूटी मिल जाएगी। लेकिन यह लाभ सीमित और एकमुश्त होगा। निर्माण पूरा होने के बाद निवेशक प्रोजेक्ट बेचकर मुनाफा कमा लेगा और उसके बाद कोई अस्थायी, कोई स्थायी प्रभाव नहीं बचेगा। रोजगार भी सीमित होगा और अस्थायी रहेगा। मुख्यतः जो दिहाड़ी मजदूर वर्ग है, उनको जब तक निर्माण है तब तक रोजगार मिलेगा, उसके बाद बेरोजगार। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि निर्माण सामग्री और अन्य संसाधन संभवतः अन्य राज्यों से आएंगे, यानी मध्य प्रदेश को आपूर्ति श्रृंखला से भी कम लाभ मिलने का अनुमान रहेगा। मुख्यमंत्री की दुबई यात्रा के दौरान लैंडमार्क ग्रुप, जिसके लाइफस्टाइल, मैक्स, होम सेंटर आदि नाम से रिटेल आउटलेट्स हैं, उनके जो मालिक हैं, उनसे बातचीत को निवेशक उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। परंतु यदि यह समूह मध्य प्रदेश में मान लीजिए 4 या 5 स्टोर खोलता भी है, जिसमें प्रति स्टोर लगभग 20 से 30 या 40 रोजगार उत्पन्न होते हैं, तो 200 से 300 करोड़ के निवेश का वास्तविक लाभ सीमित ही रहेगा। इस प्रकार के निवेश में राज्य को केवल रजिस्ट्रेशन टैक्स और बिक्री पर जीएसटी यह का एक हिस्सा मिलेगा। निर्माण गतिविधि ना के बराबर होने से रोजगार सृजन नगण्य रहेगा। प्रत्यक्ष रूप से स्टोर की सफलता बिक्री पर निर्भर करेगी और घाटा होने पर ये बंद भी हो सकते हैं, जैसा कि अन्य शहरों में पहले हो चुका है और कई ब्रांड्स ने भी किया है। खोलते हैं, सेल्स नहीं होती है, बंद कर देते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार के निवेश के लिए किसी मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से जाकर न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। रिटेल कंपनियां खुद ही बाजार में यानी मार्केट में सर्वे करती हैं और उनको लगता है कि लाभ की संभावना है, तो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के अपने स्टोर खोल देती हैं। बिग बाजार वगैरह आपने आसपास देखा होगा। सवाल है कि एमपीएसआईडीसी के जो अधिकारी हैं, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री को सही निवेश की सलाह दी है? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का काम है मुख्यमंत्री को औद्योगिक संभावनाओं की यथार्थ रिपोर्ट देना।
क्या उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को यह बताया कि दुबई जैसे बाजार में स्थायी औद्योगिक निवेश की संभावना कम है? क्या उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केवल रिटेल या रियल एस्टेट जैसे अस्थायी क्षेत्रों पर यानी टेम्परेरी क्षेत्रों पर ध्यान न जाए? फिलहाल किसी भी जनसंपर्क या अन्य विभाग ने इन सवालों पर कोई खुला स्पष्टीकरण नहीं दिया है। प्रेस विज्ञप्तियों में भी केवल वातावरण, भरोसा, सकारात्मकता जैसे लुभावने भावार्थ वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ठोस निवेश क्षेत्रों और परियोजनाओं का जिक्र नहीं है। शिवराज सरकार के अनुभव से क्या सीखा इन्होंने? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंगापुर, जापान, अमेरिका तक दौरे किए थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन जमीन पर कितनी फैक्ट्रियां लगी, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। वे प्रयास अधिकतर रियल एस्टेट, आईटी ऑफिस और कागजी घोषणाओं तक ही सीमित रह गए, यानी एमओयू साइन होने तक। और गौर कीजिए, आज भी वही नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेसी है जो शिवराज को विजन दिखा रहे थे, अब मोहन यादव के साथ है। अधिकारी वही है। निवेश का मतलब केवल पैसे का प्रवाह नहीं, बल्कि स्थायित्व और लाभ की निरंतरता है। दुबई यात्रा को निवेशक आकर्षण का नाम देना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी। यदि यह दौरा उत्पादन आधारित लंबे समय तक टिकने वाले निवेश को लाने में सफल होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, फार्मा, टेक्सटाइल प्लांट आदि, तभी इसे सार्थक कहा जा सकता है। वरना यह दौरा भी एक और मीडिया फ्रेंडली इवेंट बनकर रह जाएगा, जिसकी चकाचौंध में असली सवाल खो जाएंगे। हम जल्द ही अगले एपिसोड में बताएंगे कि वह कौन से बिंदु हैं जो एक राज्य को निवेश के लिए वास्तव में आकर्षक बनाते हैं, और क्यों मध्य प्रदेश उन पैमानों पर अभी भी शायद पीछे है। पॉलिटिक्स टू द पॉइंट से जुड़े रहिए, क्योंकि हम बात करते हैं मुद्दों की बिना पर्दा डाले। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।